अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स 2026 की वैकेंसी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। आज हम इस वीडियो में हमारा टॉपिक करेंगे जो है बिजनेस एनवायरनमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद आर्याज। मैं हूँ आर्या और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को के यूनिट को वन शॉट वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है, तो जल्दी ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हम करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस यूनिट में हम करेंगे। और दिस पीपीटी इज़ इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, तो आप इसको डायरेक्टली रेफर भी कर सकते हैं अपने रिवीजन पर्पस के लिए। तो ये हमारी है लर्न कॉमर्स विद आर्यस। तो फर्स्ट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। डेफिनेशन क्या है? टोटलिटी ऑफ फोर्सेस, totality of forces affecting business decisions and performance includes organizational culture, management, competitors, economic, legal, social and technological dimensions। यानी कि जितने भी फोर्सेस हैं हमारे बिजनेस डिसीजंस को, हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट हैं, जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आ जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, हमारे कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन सभी हमारे आ जाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट एक्ट्स एज एक्सटर्नल फ्रेमवर्क विद इन विच फर्म ऑपरेट। एक तरीके से ये एक्सटर्नल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, जिसमें हम हमारी जो फर्म है काम करेगी, ऑपरेट करेगी। बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स करता है हमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाने में। अगर हमें एनवायरनमेंट की अच्छी समझ होगी तो हम अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को, प्लानिंग को बहुत अच्छे से बना पाएंगे और हम प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? अकॉर्डिंग टू Arthur M. Weimer, business environment encompasses the climate or set of conditions, economic, social, political और institutional in which business operations are conducted। तो बिजनेस जो हमारी डेफिनेशन होती है उसे हम वर्ड टू वर्ड लर्न करते हैं, उसमें हम बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए जो भी डेफिनेशन दी जाएंगी आप अपने एग्ज़ाम में भी देंगे या आपको एग्ज़ाम में पूछी भी जाएगी तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स में दी जाएगी। तो इसके कीवर्ड्स आप याद रख सकते हैं, क्लाइमेट और सेट ऑफ कंडीशंस की। बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो किसने दी? अर्थर एम वीमर ने। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स व्हाट इट इंक्लूड्स? इकोनॉमिक्स, सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Then what is the nature of business environment? It's dynamic. Business environment है, outsiders की philosophy पे काम करता है, गवर्नमेंट के regulations पे काम करता है, which are continuously changing। तो इसलिए it is dynamic, complex, multiple interrelated factors हैं। जैसे हमारे इसमें जो है हमें एलिमेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स आएंगे, हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स आएंगे, जो कि आपस में इनकी पॉलिसीज जो है इंटर रिलेट करती हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है। इसका नेचर है रिलेटिव, डिफरेंस अक्रॉस कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। इस कोई पॉलिसी एक इंडस्ट्री के लिए, एक कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, एक कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है, सेम टाइम पे वो दूसरी कंट्री के लिए अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो ये रिलेटिव है, डिफर्स अक्रॉस कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। अनसर्टेन, फ्यूचर कैन नॉट बी predicted with certainty, so the nature of business environment is uncertain. These are the four nature: dynamic, complex, relative and uncertain. Next is significance. What is the significance of business environment in decision making? Improves managerial efficiency। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा तो हमारी मैनेजमेंट उसको अच्छे से डील कर पाएगी, अच्छे से समझा पाएगी, अच्छे से अपने जो शेयर होल्डर्स को बता पाएगी और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएगी। नेक्स्ट है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज अर्लियर।
जो भी हमारे बिज़नेस के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, उनको पहले ही हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे, अगर हमारे पास हमें बिज़नेस एनवायरनमेंट की अपनी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। रिड्यूसेस बिज़नेस रिस्क, अगेन अगर हमारे बिज़नेस एनवायरनमेंट को हमने अच्छे से स्कैन किया है, हमें पता है हमारे लिए क्या थ्रेट है, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है, तो इससे हमारी बिज़नेस रिस्क भी कम हो जाएँगे। नेक्स्ट है सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हर एक बिज़नेस का जो मेन एम है वो है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होना, और वो बिना ग्रोथ के पॉसिबल नहीं है। तो ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल को भी ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स एंड एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट आप जानते ही हैं, जो हमारे बिज़नेस के बिल्कुल अंदर के फैक्टर्स को रिलेट करता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे बिज़नेस के कंट्रोल में नहीं होते, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ इसके फैक्टर्स हैं जो कुछ कंट्रोल में होंगे और कुछ होंगे जो बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं होंगे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे क्या है, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है? और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इनकलकेट्स कंट्रोलेबल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंजिंग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, हमारी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं, मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, ये बीओडी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे जो है वो भी चेंज हो सकते हैं। और क्या आएगा हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है। फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे पास कैश की अवेलेबिलिटी कैसी है, फिजिकल रिसोर्स में हमारी मशीनरी कैसी है, हमारे पास मटेरियल कैसा है, ये सब आ जाएगा। मैनेजमेंट फिलोसफी एंड लीडरशिप स्टाइल, मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है, ऐसा फिलोसफी तो नहीं है कि हम प्रॉफिटेबल हों और शेयर होल्डर्स को कुछ ना मिले। लीडरशिप स्टाइल उनका कैसा है, पूरी छूट उन्होंने अपने डेलीगेट्स को दे रखी है, या फिर ऑटोक्रेटिक स्टाइल उन्होंने अपना रखा है। इन सब चीज़ों का हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे, हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट पे, हमारे डिसीजन मेकिंग पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द फर्म, हमारी फर्म की जो भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होंगी वो भी हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट आता है। अब हमारे होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे बिजनेस को ये बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसके रिगार्डिंग है। इसमें हमारा फर्स्ट है माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट विच इज लिटिल कंट्रोलेबल, नॉट टू मच, लाइक कस्टमर्स। कस्टमर्स को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, हम पूरा तरीके से उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। कस्टमर्स की डिमांड और प्रेफरेंसेस, कंपिटिटर्स, मार्केट राइवलरी हमारी कैसी है, स्ट्रॉन्ग मार्केट है जैसे जियो और एयरटेल, इनकी राइवलरी कट टू कट चल रही है, राइट? अगर जियो प्राइस डाउन करेगा तो एयरटेल भी करेगा, एयरटेल करेगा तो जियो भी अपने प्राइस डाउन करेगा, ठीक है? तो हमारे कंपटीटर्स कैसे हैं, सप्लायर्स कैसे हैं, क्या हमें इनपुट की अवेलेबिलिटी ही जो है, जो हमारे रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है, क्या हमें सिर्फ एक ही सप्लायर से मिल रही है या बहुत सारे सप्लायर से मिल रही है। अगर एक ही सप्लायर से मिल रही है तो इट विल बी डिफिकल्ट अगर वो सप्लायर हमें मटेरियल देना बंद कर दे। नेक्स्ट है इंटरमीडियरीज, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कैसा है, वन जीरो लेवल है, 1 लेवल है, 2 लेवल है, ये सब हम लेवल्स हमारे आगे डिस्कस करेंगे। 0 लेवल में यानी कि डायरेक्ट बिज़नेस से जो फैक्ट्री है वहाँ से डायरेक्ट कस्टमर को मिल रहा है। 1 इंटरमीडियरी का मतलब होता है बीच में एक एजेंट है या फिर रिटेलर होगा। 2 इंटरमीडियरीज़ का मतलब फैक्ट्री है हमारी, देन होलसेलर है, देन रिटेलर है, देन हमारा कस्टमर है, 2 चैनल हो गया। नेक्स्ट इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल ही हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। क्या बोल सकते हैं, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ब्रॉड फोर्सेस अफेक्टिंग ऑल बिजनेसेस, ऐसे हैं जो हर एक बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, इंक्लूड्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, अनकंट्रोलेबल बट कैन बी एनालाइज। अगर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को हम अच्छे से स्कैन करते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो हम इनको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फेवर में चेंज कर सकते हैं। रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक
अडेप्टेशन। अगर हमने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज कर लिया है तो हम अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करके जो भी चेंजेस हैं उनको हम अडेप्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स और एलिमेंट्स। अब हमारे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ पार्ट्स, जैसे पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। यू कैन सी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड आइडियोलॉजी, ये किसका पार्ट है? पॉलिटिकल का पार्ट है, राइट। देन है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज, ये भी हमारा पॉलिटिकल का पार्ट है। टैक्सेशन एंड लेबर लॉज, ये हमारा लॉ से लीगल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया। इम्पैक्ट ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब इन सब का हमारे पॉलिटिकल और जो लीगल एनवायरनमेंट है इसका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कैसे उसको फ़ायदा देगा। अगर हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट स्टेबल है, तो वो हमारे बिज़नेस सेक्टर को फ़ेवरेबल इफ़ेक्ट करेगा। अगर हमारे पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो वो हमारे बिज़नेस को अनफ़ेवरेबली रहेगा। अगर लॉज़ हमारे बिज़नेस के फ़ेवर में हैं, तो हमारे बिज़नेस के लिए फ़ेवरेबल रहेगा। अगर हमारे बिज़नेस के अगेंस्ट में है, तो लॉज़ हमारे लिए हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। देन है सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है? हम किसी भी पर्सन के या कल्चर के या ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, उसके कस्टम्स क्या हैं। हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बिजनेस में काम करते हैं, तो वहाँ सिर्फ एक पर्सन ही काम नहीं करता, वहाँ बहुत सारे पर्सन्स काम करते हैं। तो उन सब की आइडियोलॉजीज़, उन सब के बिलीव्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उन सब के कस्टम्स अलग होंगे, उन सब के बिलीव्स अलग होंगे। उन सबको एक साथ मिलकर काम करने को ही ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कहते हैं। तो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स, डेमोग्राफिक एंड पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन कैसी है हमारी? पॉपुलेशन ट्रेंड्स हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हम मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात कर रहे हैं, इन्फेंट्स की बात करते हैं, यंग की बात कर रहे हैं या ओल्ड एज की बात कर रहे हैं। उसके ट्रेंड्स कैसे हैं? हर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के ट्रेंड्स अलग रहेंगे। जैसे अगर हम यंग की बात करें तो यंग में मेल भी आएँगे, फीमेल भी आएँगे। वो कैसे आइटम्स को प्रेफ़र करेंगे, थोड़े लाउड म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो ये ट्रेंड्स कैसे हैं। जबकि अगर हम ओल्ड जनरेशन की बात करेंगे तो वो थोड़े सॉफ्ट म्यूज़िक को पसंद करेंगे। चेंजिंग लाइफ़स्टाइल एंड कंज़म्पशन पैटर्न, जैसे-जैसे हमारे डिफ़रेंट-डिफ़रेंट हमारे हमारे इंडिया में डिफ़रेंट-डिफ़रेंट स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स के कंज़म्पशन पैटर्न, लाइफ़स्टाइल बिल्कुल अलग है एक-दूसरे से। इन्फ्लुएंसेस प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मार्केटिंग, और ये जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है, वो किसको इन्फ्लुएंस करती है? प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मार्केटिंग को। इसको अफ़ेक्ट करेगी प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मार्केटिंग को भी। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, उनकी बिलीव्स के अकॉर्डिंग। और मार्केटिंग कैसी होगी? जैसा कस्टमर्स चाहते हैं, बिकॉज़ नाउ इट इज़ अ टाइम ऑफ कंज्यूमर सॉवरेनिटी। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट इज़ रिलेटेड विद द टेक्निक, इनोवेशन साइकल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे ज़रूरी जो है हमारी इनोवेशन कैसी हो रही है, हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑटोमेशन, आजकल आप देख रहे हैं एआई का ज़माना है, तो वो क्या है? एक तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है और ऑटोमेशन का काम चल रहा है। टेक्नोलॉजी एज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, अगर हमने टेक्नोलॉजी को समझ लिया, अपने बिज़नेस में यूज़ कर लिया, तो वो हमारे लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाएगी। अगर हम टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, को समझ नहीं पाए, तो वो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज की तरह काम करेगी। रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, कि ऑब्सोलीट होने का डर रहता है इसको। इसका क्या रहता है? ऑब्सोलीट होने का डर रहता है। बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो हमारी जो पुरानी टेक्निक्स हैं, वो सारी पीछे होती जा रही हैं। कोई वीडियो बनाने की, कुछ हमारे पोस्टर्स बनाने की जो हमारी स्पीड है, हमारी जो थॉट थिंकिंग प्रोसेस है, वो थोड़ा-सा पीछे होता जा रहा है। जबकि एआई को बनाया ह्यूमन्स नहीं है, लेकिन वो टेक्निक इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अगर आगे उससे भी कुछ उसका भी कोई नया वर्ज़न आया तो वो भी लैग कर जाएगी। तो इसमें ऑब्सोलेंस ऑब्सोलेसेंस का जो हमारा डर है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट जो हमारे और
बाकी के देशों के बीच में जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में, जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कैसा है, इंटरनेशनल ट्रेड के एग्रीमेंट्स कैसे हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ क्या कर रहा है, आईएमएफ का क्या है, वर्ल्ड बैंक का क्या है सीन है, ये सब इन सब एग्रीमेंट्स, जितने भी एग्रीमेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अंकटाड क्या कर रहा है, ग्लोबल कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल एनवायरनमेंट से क्या होगा, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन बढ़ेगा और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी कि हम इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकें और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फायदा उठा सकें। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस। आज का जो टाइम है वो क्या है, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के ऊपर चल रहा है, या उसको ग्रीन मॉडल कह लीजिए, कि जो रिसोर्सेज हैं हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, वो ग्रीन रिसोर्सेज हों, मीन्स कि वो कम पोल्यूशन एमिट करें, कम प्रॉब्लम क्रिएट करें हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। नेक्स्ट इज climate change regulations. Climate is changing very fast due to our our practices of using AC, using too much vehicles and many more. तो climate change हो रहा है उसको भी हमें ध्यान में रख के अपने बिजनेस की पॉलिसीज निकालनी है, ताकि हमारी वजह से, हमारे बिजनेस की वजह से एनवायरनमेंट को और नुकसान ना पहुंचे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा इंडिया जो है फर्स्ट ऐसी कंट्री थी जिसने इसको मैंडेटरी किया है कि जो कंपनीज हैं वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगी, और जिसमें 2% अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, कॉर्पोरेट सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज़ करेंगे। शिफ्ट टुवर्ड्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, अब क्या है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ मूव किया जा रहा है। जैसे बात करें हमारे गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल आता है, पहले बहुत प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ बनती थी, लेकिन आजकल ट्रेंड है कि हम इको फ्रेंडली बनाएंगे, मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्तियाँ लेके आएंगे, उनका विसर्जन करेंगे, क्योंकि वो पानी में घुल जाती है और वो हमारे वाटर रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो स्वॉट एनालिसिस, अब बिजनेस एनवायरनमेंट की हमने बात की है, उसके लिए स्वॉट एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। स्वॉट में एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ये दोनों हमारे बिजनेस के लिए इंटरनल पार्ट है। ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट, ये दोनों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अगर हम हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यानी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अगर हम जान पाएंगे, तो हमारे बिजनेस के जो आउटसाइड जो अपॉर्चुनिटीज है, अगर हमारी स्ट्रेंथ हमें पता होंगी, वीकनेसेस पता होंगी, तो हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेंगे। अगर हमें पता है कि हमारे पास वीकनेसेस ज़्यादा है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम आने वाले जो थ्रेट्स हैं उसको पहले ही भाप लेंगे और उसे हम अवॉइड करेंगे। तो इसीलिए कहा है जो SWOT एनालिसिस है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में यूज़ होता है, हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, अपने आप को कंपटीशन में बेहतर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। पेस्टल एनालिसिस, एक ये जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन्हीं का ही एक एनालिसिस का नाम दिया गया है पेस्टल एनालिसिस। पी फॉर पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड स्टेबिलिटी आएगा, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी आ जाएगी इसमें, ठीक है। ई फॉर इकोनॉमिक, जिसमें हम ग्रोथ, इन्फ्लेशन, जीडीपी इसकी बात करते हैं। सोशल, कल्चर एंड डेमोग्राफिक्स की बात होगी। टेक्नोलॉजी, हमारी इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होगी। लीगल, लॉज और हमारे रेगुलेशंस क्या है। एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अब इसमें है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमिक कंडीशंस को जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ऐसी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी इंक्लूड्स, अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हमारी इनकम लेवल कैसी है, सेविंग पैटर्न कैसा है, इन्वेस्टमेंट पैटर्न हमारा कैसा है। डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस को डिटरमाइन करते हैं। डायरेक्टली इम्पैक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इनकम लेवल जो है वो अच्छा होगा, सबका सेविंग अच्छी होगी, इन्वेस्टमेंट पैटर्न अच्छा होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक मेजर
कंपोनेंट है इकोनॉमिक सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसके की इंडिकेटर्स क्या हैं? जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के की इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। इम्पैक्ट क्या है इनका? इन्वेस्टमेंट और डिमांड सप्लाई पर है। अब है स्वॉट मैट्रिक्स, ये हम कर चुके हैं। अगर हमारे इनसे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए एप्लीकेशन पूछा जाए तो डिजिटल जो पेमेंट्स हैं, वो जो ग्रोथ हो रही है इंडिया में, वो हमारा एक सुटेबल एग्जांपल है। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल फैक्टर कंबाइंड भी है। बिजनेसेस अडेप्टिंग थ्रू फिनटेक सॉल्यूशन की मदद से डिजिटली पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो पा रही है। शोज इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है मेंस में भी, कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को आप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताएं। तो ये हमने बता दिया आपको। इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम है: मार्केट कैपिटलिज्म, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म इकोनॉमी। इसमें क्या है, बिजनेस यूनिट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में? प्राइवेट हैंड्स में, आर इन द प्राइवेट हैंड्स, यानी प्राइवेट बिजनेसेस के पास है। इसके फीचर्स क्या है? प्राइवेट ओनरशिप रहेगी, फ्री एंटरप्राइज होंगे, कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स दोनों ही फ्री होंगे। कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स फ्री होंगे अपना प्राइस सेट करने के लिए जिस पे वो सेल करना चाहता है, और कंज्यूमर फ्री होगा अपना प्राइस डिसाइड करने के लिए जिस पे वो खरीदना चाहता है। जहाँ पर दोनों की कंडीशंस मीट होंगी, वहाँ पर बिजनेस हो जाएगा, वहाँ पर प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। सोवरेन कंज्यूमर, इसकी क्या है खासियत कि कंज्यूमर्स जो हैं हमारे सोवरेन हैं, उन्हें सब चीज़ों की नॉलेज है। दे आर द किंग ऑफ द मार्केट। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं मार्केट और कैपिटलिज्म इकोनॉमी की? ये इंपॉर्टेंट पार्ट है: यूएसए, जापान, कनाडा और मैक्सिको। नेक्स्ट है सोशलिज्म इकोनॉमी। नंबर 2 पे आती है हमारी सोशलिज्म इकोनॉमी। बिजनेस यूनिट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इन गवर्नमेंट हैंड्स। इसमें क्या है, मार्केट कैपिटलिज्म में प्राइवेट हैंड्स में होती है, जबकि सोशलिज्म में गवर्नमेंट के हैंड्स में होती है। इसके फीचर्स क्या है? गवर्नमेंट ओनरशिप रहेगी बिजनेस की, उनका मोटिव रहेगा सोशल वेलफेयर, प्राइस फिक्सिंग और जो वेजेस की फिक्सेशन है वो गवर्नमेंट करेगी। कंपटीशन यहाँ ना के बराबर होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं? सोवियत रशिया, चाइना और वियतनाम। अगर हम 1991 से पहले की बात करें तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी सोशलिज्म के ऊपर ही बेस्ड थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्लेटफॉर्म्स को ऐड मिक्स करके एक नया इकोनॉमी बनाया है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स ऑफ बोथ है, यानी कि सोशलिज्म और मार्केट या कैपिटलिज्म इकोनॉमी का मिक्स है। फीचर्स क्या है इसके? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों ही प्रिवेल करेंगे। मैक्सिमम जो है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का जो है रोल कैसा रहेगा? इंटरवेंशनिस्ट, यानी कि अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वहाँ पे इंटरवेंशन गवर्नमेंट कर सकती है। प्रॉफिट मोटिव कम सोशल वेलफेयर, और इसका मोटिव क्या रहता है कि प्रॉफिट भी कमाना है, लेकिन सोशल वेलफेयर की कीमत पे नहीं। सोशल वेलफेयर हमारा होना चाहिए। और बेस्ट एग्जांपल जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो क्या है? इंडिया। तो ये एग्जांपल्स जो है हमें हमारे आंसर को फ्रेम करने में बहुत हेल्प करती हैं जब हम मेंस का एग्ज़ाम देते हैं। प्लस ये हमारे प्री के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स डाले हैं यहाँ पे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देयर आर टू मेजर पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक्स। फिस्कल पॉलिसी है रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। टैक्स कैसे कलेक्ट होता है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या है, उसके रिगार्डिंग ये जो हमारी पॉलिसी है। रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के इनकम कहाँ से जनरेट होगी, जो टैक्स कलेक्ट होगा वो उसकी इनकम होगी, और एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी
अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में वो उसका एक्सपेंडिचर रहेगा। यानी एजुकेशन पे जैसे 6% एजुकेशन का बजट रहता है, तो वो क्या है कि जितना जीडीपी होगा उसका 6% हमें एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करना है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे फिजिकल पॉलिसी के, प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन ट्रेड, उसको प्रमोट करना, फॉर्म टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी, फिजिकल पॉलिसीज जो है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए लाए जाते हैं, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, रिड्यूसेस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो है हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1935 में बना था। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी रिगार्डिंग मनी सप्लाई, ये किसके लिए, मनी सप्लाई, बैंक क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट, इसमें इन तीन चीज़ों के बारे में बात कर जाती है। एंड इन टर्न इन्फ्लुएंसेस, मनी सप्लाई, बैंक क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को और कंज्यूमर स्पेंडिंग के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा असर है। ऑब्जेक्टिव्स, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना, स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, प्राइस स्टेबिलिटी, promotes skilled payment system, collection of savings from society and expand saving amount. Next is statutory business environment in India. Statutory means legal, जो होते हैं हमारे, जो हमारे संविधान से जो हम पास करवाते हैं हमारे पार्लियामेंट से, तो लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग बिजनेस ऑपरेशंस क्या है, इसमें क्या कौन से आते हैं, कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर लॉज, लेबर लॉज, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। जैसे कि अगर हम इनकी बात करेंगे, ये इंश्योर करते हैं फेयर और एथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ आवर बिजनेस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, कंपनीज एक्ट 2013, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसमें इंक्लूड हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंज्यूमर राइट्स के बारे में है, कंपटीशन एक्ट 2002 फेयर कंपटीशन के बारे में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये है एनवायरमेंटल सेफ्टी के रिगार्डिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के पास हमारी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको सिस्टमैटिक वे में एलोकेट करने का को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ये क्या है, किस के लिए एम करती है, बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसका फोकस रहता है ग्रोथ, इक्विटी एंड स्टेबिलिटी के लिए, इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी फ्रेमवर्क। ऑब्जेक्टिव, अब इकोनॉमिक प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड रीजनल बैलेंस। रीजनल इकोनॉमिक बैलेंस के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमारे यहाँ पे बनाए गए हैं, और इसका जो मॉडल है वो लिया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का चाइना से लिया गया है, लेकिन चाइना में ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेस है एज कंपेयर टू आवर इंडिया। तो इसका मेन मोटिव जो है रीजनल बैलेंस के लिए है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में 5 ईयर प्लान्स पहले बनते थे जो 1951 में स्टार्ट हुए थे। इनके ऑब्जेक्ट्स क्या थे, ग्रोथ प्लस इक्विटी प्लस एम्प्लॉयमेंट, शिफ्ट टू मार्केट इकोनॉमी आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स। 1991 रिफॉर्म्स कौन से थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब ये रिफॉर्म हमारे आए तो उसके बाद जो हमारी मार्केट है वो हमारी जो बिजनेस है, जो इकोनॉमी है वो मार्केट इकोनॉमी में चेंज हो गई सोशलिज्म से। अब जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये नीति आयोग करता है, जो नीति आयोग है ये प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके बनाया गया है, और इसका फोकस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। नीति आयोग फॉर्म हुआ था 2015 में और रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। इसका रोल क्या है, पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में काम करता है। फंक्शंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, हमारे देश के लिए स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करना है और कोऑपरेशन फेडरलिज्म करना है। इसका चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। इकोनॉमिक प्लानिंग अब मध्य प्रदेश में कैसी है, फोकस ऑन एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट।
बेसिक जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो फ़ोकस करती है मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि हमारी जो फर्स्ट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड सेक्टर को भी प्रमोट करता है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन, पॉलिसीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और स्टेट लेवल प्लानिंग इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिशन एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अथॉरिटी इसकी कौन है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंट मोनोपोली, कार्टेल्स को प्रिवेंट करना, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस भी इसमें कवर अप होता है, पेनल्टी अप टू 10% ऑफ टर्नओवर। एपिलेट कौन सी है? नेशनल कमीशन लो एपिलेट ट्रिब्यूनल है। रेगुलेशन बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एंश्योर्स, ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एंश्योर्स फेयर कंपटीशन इन मार्केट्स, प्रिवेंट्स मोनोपोली, मोनोपोली को रोकता है और रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस को भी रोकता है। गवर्न बाय कंपटीशन एक्ट 2002, प्रमोट्स कंज्यूमर वेलफेयर और कंज्यूमर वेलफेयर को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एनेक्टमेंट है 2019। अथॉरिटी है सीसीपीए, न्यू अथॉरिटी इसमें 2019 के एक्ट में आई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो एम करती है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स। इट इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिकॉल hazardous goods and issue penalties for misleading and advertisements। ये इस क्या कर सकती है? इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कोई भी आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर इसे पता चल जाता है कि कोई बिज़नेस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। हज़ार्डस गुड्स है उसको वापस मार्केट से बुलवा सकती है, जब्त कर सकती है। इश्यू पेनल्टी इश्यू कर सकती है अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट की गई है। जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें जो ये कमेटी अथॉरिटी है सीसीपीए, ये बनी है सेक्शन 10(1) सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन के तहत बनी है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर, अब इसके स्ट्रक्चर में 3 लेवल्स ऑफ कमिटीज आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंज्यूमर जो कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं 50 लाख तक का है। स्टेट में 50 लाख से ऊपर है और 2 करोड़ तक का है तो स्टेट में कर सकते हैं, और 2 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल कमीशन के अंडर हम अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है? और इनके जो जजेस हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हमारा जो कमिश्नर होगा वो हमारा चेयरमैन रहेगा। स्टेट में हमारा हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके इक्विवेलेंट रहेंगे। नेशनल कमीशन में हमारे सुप्रीम कोर्ट के लेवल के जो जजेस हैं उनके जितनी एजुकेशन के लिए वो रहेंगे। राइट्स क्या हैं? सेफ्टी, इंफॉर्मेशन और चॉइस। जो कंज्यूमर के लिए जो राइट्स हैं वो कौन-कौन से इसमें राइट्स कवर होंगे? कंज्यूमर की सेफ्टी, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होना, कंज्यूमर की चॉइस की सेफ्टी होना। पेनल्टी अगर होगी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट अगर होगी तो फाइन भी हो सकता है और जेल भी हो सकती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर, एंश्योर्स क्वालिटी एंड सेफ्टी of products, includes Consumer Protection Act, grievance redressal mechanism. नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बैकग्राउंड क्या है? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसके बाद ये हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना था। अथॉरिटी इसकी कौन है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। फोकस क्या है? पोल्यूशन कंट्रोल है। पेनल्टी क्या होगी अगर इसे फॉलो नहीं किया? तो फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भी हो सकती है। इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है। कंट्रोल्स पोल्यूशन एंड रिसोर्स मिसयूज, रिसोर्सेज को मिसयूज भी नहीं करना है और पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है। इम्पोर्ट एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। एनकरेजेस ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। अब इसमें से जो हमने पढ़ा है उसमें आ सकता है डिस्कस इकोनॉमिक पॉलिसीज आफ्टर 1991 रिफॉर्म्स एंड कंपेयर इट विद 2026 पॉलिसीज, गिव योर ओपिनियन, इज इट गुड और बैड, यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर ओन।
You will be get 4 pages. How 4 pages? One side, back side, then one pin page. It means to write your answer. So you have to complete your answer in that portion. You can write any one question. Explain structure of Consumer Protection Act. Analyze role of नीति आयोग. Explain business environment with real life examples. तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, ताकि आप जो मेंस का अगर टाइम कम मिले, जा सारे नहीं तो कम से कम एक आप 2-3 दिन में एक लिख के देखिए, ताकि आपका फ्लो बना रहे लिखने में भी और आप अच्छे से अपने आप को जज भी कर सकें खुद से कि मैं ये कर पा रहा हूँ या नहीं, या कर पा रही हूँ नहीं। एनवायरनमेंट क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बेसिकली। एक्ट्स कौन से? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हमने जिसकी बात की। प्लानिंग क्या है? पहले प्लानिंग कमीशन करते थे 1951 से लेकिन 2015 तक, 2015 से नीति आयोग आया। उसके बाद हमने पेस्टल और स्वॉट एनालिसिस की बात की थी। अब आते हैं हम हमारे बिजनेस कंडीशंस के ऊपर। बिजनेस कंडीशंस में हमारे पास क्या रहेगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रहेगा। हमारे इम्पैक्ट क्या है रहेंगे? इकोनॉमी में कंपटीशन एंड ग्रोथ कैसे रहेगा? अब हम इस फ्लो डायग्राम को देखेंगे। इस फ्लो डायग्राम में क्या है? सबसे पहले क्राइसिस, क्राइसिस है एलपीजी पॉलिसी है। क्राइसिस कौन से क्राइसिस है? 1991 में हमारी जो कंट्री है फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रही थी, और उसको दूर करने के लिए हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी उसमें नेतृत्व में एक पॉलिसी लाई गई जिसे एलपीजी पॉलिसी या एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। एल एलपीजी में एल मीन्स लिबरलाइजेशन, पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन, जी मीन्स ग्लोबलाइजेशन। ये रिफॉर्म लाया गया ताकि हमारी जो कंट्री है वो ग्लोबल इंटरनेशनल जो इकोनॉमीज हैं उनके साथ मिलके बिजनेस कर सके, उनसे हेल्प ले सके, उनके वहाँ एक्सपोर्ट कर सके। तो ये जो पॉलिसी लाई गई थी इससे जो है कंपटीशन बढ़ा। जब कंपटीशन बढ़ता है तो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है और हमारे बिजनेसेस की ग्रोथ बनती है, और ग्लोबल इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी को साथ मिलके काम करने का मौका मिलता है। तो फ्लो डायग्राम कैसे रहेगा बिजनेस कंडीशन के लिए? सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस आए, फिर वहाँ से एलपीजी की पॉलिसी आई, एलपीजी की पॉलिसी से कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन से ग्रोथ बढ़ी और ग्रोथ से हमने ग्लोबल इकोनॉमी में एंटर किया। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या है? इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, आईएमएफ रिफॉर्म्स जो हुए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर हमारी जो मार्केट है वो शिफ्ट हुई थी, तो इकोनॉमी जो है वो शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट टू मार्केट इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। डेफिनेशन क्या है लिबरलाइजेशन की? अगर हम शॉर्ट में बोले तो रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस। पहले हमारे जो भी बिजनेस होते थे वो सब गवर्नमेंट की परमिशन से होते थे। हमारे इंडिया में अगर किसी को बाहर के किसी पर्सन को इन्वेस्ट करना होता था तो उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको कम किया। इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग, एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स को छोड़ के इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग की, और छोड़े कौन से हैं? जैसे हो गया हमारा रेलवेज, है ना, रेलवेज हो गया हमारा, नवरत्न हो गए हमारे, पीएसयूज, उनको छोड़ के काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको डी लाइसेंस किया गया है। एफडीआई या एफआईआई रिफॉर्म्स, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स लाए गए। इम्पैक्ट क्या हुआ? इससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, ग्रोथ बढ़ी, और जब ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि हमारे देश की जो इनकम है, सकल घरेलू उत्पाद है, वो भी हमारा बढ़ेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिफॉर्म्स हुए, टैक्स में भी रिफॉर्म्स हुए। तो इन लिबरलाइजेशन की वजह से ये हमारे रिफॉर्म्स हुए। इम्पैक्ट में हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी से कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन से ग्रोथ, और ग्रोथ से फिर जीडीपी। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन।
प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, पीएसयूज को प्राइवेट करना। इसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप टू प्राइवेट सेक्टर। पहले जो गवर्नमेंट के अंडर थे बिजनेसेस, उनको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देना। इसके मेथड्स क्या क्या हैं, या तो हम सेल के थ्रू, स्ट्रेटेजिक सेल के थ्रू करते हैं, या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट के शेयर को प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट बिजनेसेस को सेल कर देना। बेनिफिट्स क्या है इसके, एफिशिएंसी बढ़ती है, रिड्यूस्ड फिजिकल बर्डन, जो हमारे लॉसेस हैं वो हमारे कम होते हैं। जब लॉसेस कम होंगे तो हमारा जो फिजिकल बर्डन है, जो बजट का बर्डन है, वो कम हो जाएगा और इससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो बजट का हमारा पैसा है, जो हमारे लॉसेस को कवर करने में लगता है, अब वो हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में लगा सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का जो लेटेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं वो है एयर इंडिया। एयर इंडिया पहले गवर्नमेंट के अंडर था, जो कि अब दोबारा से टाटा के अंडर भेज दिया गया है, बेच दिया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, किसी भी कंट्री का इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी है। वर्ल्ड में एक कंट्री तो है नहीं, बहुत सारी कंट्री हैं, इसलिए यहाँ लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी इंटीग्रेशन करना है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स इंक्रीज करना, एमएनसीज की, मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री होना। अगर ग्लोबलाइजेशन जहाँ पर पॉलिसी यूज होगी, वहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज की एंट्री भी होगी। ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड ओपननेस होना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो होना। इम्पैक्ट क्या रहेगा इंडियन फर्म्स पे या मीडियम स्मॉल मार्केट, मीडियम स्मॉल मार्केट इकोनॉमीज में क्या आएगा, मार्केट एक्सपैंड होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो सकेगा, और हम जब इंटरनेशनली compete करते हैं तो हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो है वो बना था 1995 में। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो है 1995 में। नेक्स्ट है मोनोपोली एंड एमआरटीपी एक्ट। मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली इज अ सिचुएशन, मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है वेयर ओनली वन सेलर इज देयर, वन और वन स्ट्रॉन्ग सेलर इज देयर एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल्स। क्योंकि एक ही सेलर है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल होता है। इट इज डेंजरस फॉर एन इकोनॉमी। और मोनोपोली किसी भी मार्केट में, किसी भी सेक्टर में होना, वो उस इकोनॉमी के लिए डेंजरस ही होगा। अब एमआरटीपी एक्ट जो है 19, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसका फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लाया गया। इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए एक एक्ट लाया गया, एमआरटीपी एक्ट 1969। इसका एम क्या है, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर या वेल्थ, कि कुछ ही लोगों के हाथों में जो है इकोनॉमिक पावर या वेल्थ या पैसा रह जाए, उसे रोकना था। इट कंट्रोल मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। लिमिटेशन क्या है, रिएक्टिव अप्रोच है ये, पॉजिटिव में भी यूज हो सकती है और नेगेटिव में भी। रिपील्ड, इसको बदला है, इसको खत्म करके जो नया एक्ट आया है वो आया है कंपटीशन एक्ट 2002, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जो हमारी 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे, उसमें हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आई, वो क्या, उसमें क्या मेन पॉइंट्स हुए, एंड ऑफ लाइसेंस राज, कि गवर्नमेंट से हर एक चीज़ का बिजनेस करने के लिए हमें लाइसेंस लेने की पहले ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब उसका जो है ख़त्म हो गया रिस्ट्रिक्शन। एफडीआई लिबरलाइजेशन, पहले हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में नहीं आ सकती थी, लेकिन अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद एफडीआई भी हमारी कंट्री में इजीली आ सकती है, हम भी बाहर एफडीआई कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, रिडक्शन इन पब्लिक सेक्टर रोल्स, जो पब्लिक सेक्टर का रोल, जो गवर्नमेंट का जो रोल था, गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया इसके बाद, और उनका एक रोल रह गया, इंटरवेंशनिस्ट रोल रह गया, कि कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ी उनको दिखेगी कि प्राइवेट सेक्टर सही नहीं कर रहे, वहाँ पे दे विल इंटरवीन। फोकस ऑन ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फोकस क्या रहा, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, अपने बिजनेस सेक्टर को
एक्सपेंड करने के ऊपर। एमआरटीपी थ्रेशोल्ड रिमूव, जो हमारे मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको इसमें रिमूव किया गया। नीति आयोग, अब हमने बात की थी नीति आयोग में, ये फॉर्म हुआ 2015 में, किसको रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इसका रोल कैसा है? पॉलिसी थिंक टैंक, ये पॉलिसी बनाता है। जो प्लानिंग कमीशन थी वो पॉलिसीज बनाती थी 5 ईयर्स के लिए, ये पॉलिसीज किसके लिए बनाती है? 1 ईयर प्लान होते हैं, 3 ईयर होते हैं, 7 ईयर्स होते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है। फंक्शंस क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, हमारी कंट्री के बेनिफिट के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी वो ये बनाएगी। चेयरपर्सन इसके कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमारी कंट्री के, जो कि हैं श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉलिसी को इनोवेशन, जो भी न्यू न्यू पॉलिसीज आएंगी उनमें क्या क्या इनोवेशन हो सकती है वो होगी। ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सबको मिलाकर, सभी सेक्टर्स की मिला के ग्रोथ होनी चाहिए, सभी बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए। बॉटम अप प्लानिंग है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है प्लानिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले चेयरपर्सन होगा जो कि हमारे पीएम है। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल होगी, गवर्निंग काउंसिल के नीचे हमारे होंगे रीजनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल के नीचे हमारे होंगे सीईओ एंड सीईओ के नीचे हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे जो डील करेंगे मैक्सिमम चीज़ों के साथ। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान थे 1951 से 2015 तक, 17 15, ठीक है, 2015 से। उसके बाद हो गया शिफ्ट टू नीति आयोग अप्रोच, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन। अब जो है 5 ईयर्स की जगह लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर फोकस होगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी रहेंगी? फिस्कल पॉलिसी, जिसमें टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर की बात होती है। मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट्स, इसके ऊपर आरबीआई का जो सेंट्रल बैंक का जो कंट्रोल रहता है उसके ऊपर है। ट्रेड पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, EX फॉर एक्सपोर्ट, IM फॉर इंपोर्ट पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रिफॉर्म्स फॉर ग्रोथ, के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं, ये सारे हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर आते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर राइट्स, कौन कौन से कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बना है? सेफ्टी, कंज्यूमर सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चॉइस। अब आपने देखा होगा कोई भी आप मेडिसिन लेके आओ, उसके रैपर के ऊपर, उसके बॉक्स के ऊपर, उसकी बॉटल के ऊपर, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी वो जो चीज़ों से वो दवा बनी है वो सब उसके बारे में लिखी होती है। रिड्रेसल मैकेनिज्म, 3 लेवल जो है रिड्रेसल मैकेनिज्म बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। देन एक सीसीपीए करके 2019 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी करके एक अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंडर बनाई गई है। ई कॉमर्स के रूल्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि लेटेस्ट जो है हमारे कंट्री में जो है ई कॉमर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। जब ई कॉमर्स ग्रो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ग्रो कर रहा है, एक फ़ोन के टच से हम बिजनेस हैंडल कर रहे हैं, हम सब चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पे उसके रूल्स होने बहुत ज़रूरी है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, बहुत बड़ा लेजिस्लेशन है जिसके अंदर पोल्यूशन कंट्रोल आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा, पेनल्टीज एनफोर्समेंट आएगी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट आएगा, पेनल्टीज फॉर वायलेशन होगी, और भी इसमें बहुत सारे आएंगे। वाटर रिसोर्सेज पोल्यूशन एक्ट, एयर वाला एक्ट, वो सारे एक्ट्स इसके अंदर आएंगे। कंक्लूजन क्या है जो हमने अभी तक पढ़ा है? एलपीजी रिफॉर्म जो है उसने ट्रांसफॉर्म किया इंडियन इकोनॉमी को। इससे क्या हुआ? ग्रोथ हुई आईटी सेक्टर की, राइज ऑफ स्टार्टअप्स हुए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। चैलेंजेस क्या हुई? इनइक्वालिटी, जो इतनी सारी चीजें ग्रोथ हुई, पैसों वालों के पास ही पैसा आया, इसमें रिसोर्सेज की भी इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रही। तो हमें जरूरत किस चीज की है, नीड किस चीज की है इसको और बेटर बनाने के लिए? सस्टेनेबल, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत है। क्वेश्चंस आपके लिए है अब इसमें, विच रिफॉर्म इम्पैक्टेड इंडिया मोस्ट? आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन से रिफॉर्म ने इंडिया को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फॉर योर first unit. I hope I have covered all the points of your syllabus. If
अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। प्रेस द बेल बटन सो दैट आपको जैसे ही कोई वीडियो पोस्ट हो इस चैनल पे आपको नोटिफ़िकेशन मिले। और अगर आप सच में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए लर्न कॉमर्स विद आर्याज़ में। ऐसे ही वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव आपको मिलती रहेंगी। So this was one short video for business environment. Once again, thank you so much. Bye bye.